व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम पैथोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेल इंजरी, सेल डेथ एंड एडेप्टेशंस। आज हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी का टॉपिक सेल इंजरी, सेल डेथ एंड एडेप्टेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडेप्टेशन पढ़ेंगे इसमें। तो अडेप्टेशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि सेल्स, जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो 3 तरह की सेल्स होती हैं: लेबाइल सेल, स्टेबल सेल और परमानेंट सेल। जो लेबाइल सेल्स होती हैं वो जनरली डिवाइड करती हैं, मतलब जो लेवाइल सेल है वो किसी भी वो जनरली डिवाइड करती रहती हैं, जैसे बोन मैरो की सेल्स हैं, आरबीसीज फॉर्मेशन करती रहती हैं। तो लेवाइल सेल डिवाइड करती रहती हैं क्योंकि ये सेल साइकिल के G2, M, G1, S फेज में होती हैं। फिर उसके बाद है स्टेबल सेल। स्टेबल सेल क्या होती हैं? G0 फेज में या फिर G0 फेज में होती हैं और ये जनरली डिवाइड नहीं करती हैं, लेकिन जब सेल मिच्योर नहीं होती तब तो डिवाइड करती है। जैसे ही सेल मिच्योर हो जाती है, अडल्ट फॉर्म में आती है, तो स्टेबल सेल डिवाइड करना बंद कर देती है। लेकिन अगर कहीं भी इंजरी होती है या फिर कोई भी स्ट्रेस कंडीशन होती है तो जो स्टेबल सेल होती है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। वैसे मिच्योर सेल, अडल्ट सेल क्या होती है? G0 फेज में होती है, लेकिन जैसे ही इंजरी होती है, स्टिमुलस मिलता है, ये G1 फेज में चली जाती है और डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद है परमानेंट सेल। परमानेंट सेल है वो सेल साइकिल के बाहर होती है, मतलब ये किसी भी कंडीशन में डिवाइड नहीं करती, डू नॉट डिवाइड एट ऑल। तो अब हम देखेंगे एडेप्टेशंस क्या हैं, पर उससे पहले एक बार समझते हैं कि सेल अडेप्ट कब करती है। तो जो नॉर्मल सेल होती है वो होम्योस्टेसिस में रहती है, मतलब जो सेल का फंक्शन है वो फंक्शन अपना कर रही होती है। हर सेल का अलग फंक्शन होता है और अलग कैपेसिटी होती है। तो जो सेल जिसकी जो कैपेसिटी है, जो फंक्शन है, वो नॉर्मल स्टेट में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन जब सेल पे स्ट्रेस आता है, मतलब स्ट्रेस कैसा भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी, पैथोलॉजिकल भी, तो सेल क्या करती है? अपने स्ट्रक्चर को चेंज करती है, स्ट्रक्चर और फंक्शन को। तो चेंज इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एडेप्टेशन, कि सेल अडप्ट कर रही है। अगर जो स्टिमुलस या जो स्ट्रेस उसे मिल रहा है वो परसिस्ट कर रहता है, जो भी इंजूरियस स्टिमुलस उसे मिल रहा है वो परसिस्ट रहता है, तो वो इंजरी में चेंज हो जाता है। अगर स्टिमुलस माइल्ड है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। अगर वही स्टिमुलस प्रोग्रेसिव और सीवियर रहता है और काफ़ी टाइम तक परसिस्ट रहता है तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद क्या होता है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई तो एक तरह से सेल डेथ हो गई। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी से क्या होगा? सेल डेथ हो जाती है। और सेल डेथ 2 तरह की होती है, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। अब क्या है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है? सारे ऊपर रिवर्सिबल सेल इंजरी तक सारे जो भी चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल हैं। मतलब अगर सेल का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो वो रिवर्सिबल है। अगर स्टिमुलस हट जाएगा तो अडेप्टिव सेल क्या होगी? रिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे वापस से। लेकिन अगर रिवर्सिबल इंजरी काफ़ी टाइम तक परसिस्ट रहे या फिर इंजरी सीवियर हो जाए या फिर प्रोग्रेसिव हो जाए तो वो चेंज हो जाता है किसमें? इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। तो यहाँ पर रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब अगर उस पॉइंट को क्रॉस कर गई तो वो इरिवर्सिबल में चली गई, मतलब अब वापस नहीं जा सकती। तो देखेंगे, सेल स्ट्रेस हुआ, सेल अडप्ट करी, अडप्ट किया, मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर में चेंज आया। अडप्टेशन अगर काफ़ी टाइम तक स्ट्रेस रहा तो अडप्टेशन के बाद भी क्या हो जाता है? इंजरी। और अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो डायरेक्ट इंजरी हो गई। लेकिन अब इंजरी कैसी हुई? पहले रिवर्सिबल,
अगर माइल्ड है और ट्रांजिएंट है तो रिवर्सिबल इंजरी, अगर यही सीवियर हो गया तो इरिवर्सिबल। तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है जिसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर गई तो वापस नहीं जा सकते, लेकिन अगर रिवर्सिबल इंजरी है तो वापस से हम वही उसी कंडीशन में आ सकते हैं। लेकिन अगर रिवर्सिबल हो गई, इरिवर्सिबल, तो सीधे क्या होगा, सेल डेथ। अब देखते हैं अडेप्टेशन क्या है, कि मतलब अगर सेलुलर रिस्पॉन्सेज जो होंगे वही अडेप्टेशन है या फिर सेल इंजरी या फिर सेल डेथ है। कब है रिस्पॉन्सेज, किसके अगेंस्ट, स्ट्रेस के और या फिर कोई भी नॉक्सियस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग अगेंस्ट। तो अडेप्टेशंस क्या हैं, these are reversible function and structural responses to change in physiological state, example pregnancy, and some pathological stimuli which allow the cell to survive and continue to function। मतलब क्या है, रिवर्सिबल फंक्शन है और स्ट्रक्चरल है, मतलब फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। कैसा चेंज है, रिवर्सिबल। अडेप्टेशन रिवर्सिबल है, मतलब अगर जब तक स्टिमुलस है तब तक वो उस कंडीशन को, फंक्शन को या स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा, अगर स्टिमुलस हट जाएगा तो वो वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, जो सेल को अलाउ करता है सरवाइव करने के लिए और फंक्शन कंटिन्यू करने के लिए। अब वो चेंज किस, मतलब जो अडेप्टेशन या हो रहा है जिस वजह से इंजूरियस स्टिमुलस से, तो जो चेंज आ रहा है वो किस में आ सकता है, फिजियोलॉजिकल स्टेट में भी आ सकता है और पैथोलॉजिकल, दोनों भी हो सकते हैं। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉर्मल सेल है, होम्योस्टेसिस में थी, स्ट्रेस हुआ तो सेल अडेप्ट कर गई। अगर फर्दर अडेप्ट नहीं कर पाती है तो क्या हो जाता है, सेल इंजरी। लेकिन अगर होम्योस्टेसिस से इंजूरियस स्टिमुलस मिला तो भी सेल इंजरी हो गई है, लेकिन अगर सेल इंजरी माइल्ड और ट्रांजिएंट है तो वो रिवर्सिबल हो गई, और सेल इंजरी सीवियर एंड प्रोग्रेसिव है तो वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब सेल डेथ। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई तो क्या करेगी, सेल डेथ करेगी, चाहे वो नेक्रोसिस की फॉर्म में करे या फिर अपोप्टोसिस की। तो हमने देखा एडेप्टेशन क्या है, रिवर्सिबल है, स्ट्रक्चरल चेंज है, फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में जो चेंजेस आते हैं, जिससे क्या होता है, एक नई एल्टर्ड स्टेडी स्टेट अचीव होती है जिसमें सेल प्रॉपरली फंक्शन कर पाती है और सरवाइव कर पाती है। अब हम देखेंगे अडेप्टेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो 5 टाइप के होते हैं अडेप्टेशंस। ये कोई सेल है, अब ये 5 तरह से अडेप्ट करेगी। अपना नंबर इंक्रीज करेगी, मतलब हाइपरप्लेजिया, हाइपर मतलब मोर और प्लेजिया मतलब नंबर। हाइपरट्रॉफी मतलब साइज इंक्रीज करेगी। अट्रॉपी मतलब साइज डिक्रीज करेगी, और अट्रॉपी में नंबर भी डिक्रीज होता है। डिस्प्लेजिया ये प्री मैलिग्नेंट स्टेट है। और मेटाप्लेजिया, इसमें क्या होता है, सेल का नंबर चेंज नहीं होता, बस उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। उसके बाद है हाइपरप्लेजिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या है, हमने ऊपर देखा था। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, नंबर इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर इंक्रीज होंगे लेकिन साइज सेम रहेगा, साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हाइपरप्लेजिया में नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, वो सेल्स डिवाइड कर रही हैं। तो सेल अगर डिवाइड कर रही है तो कौन सी सेल होंगी, हमने पढ़ा था 3 तरह की सेल पढ़ी थी, लेवाइल, स्टेबल और परमानेंट। तो परमानेंट सेल तो सेल साइकिल के बाहर है तो वो तो डिवाइड करेंगी नहीं। स्टेबल सेल इंजूरियस स्टिमुलस पर डिवाइड करती हैं, और लेवाइल सेल हमेशा डिवाइड करती रहती हैं। तो 2 तरह की सेल ही कर सकती हैं हाइपरप्लेजिया, लेवाइल सेल और स्टेबल सेल। अब देखें, जैसे यहाँ पर एक सेल है, स्ट्रेस कंडीशन आई तो क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी और सेम साइज की बहुत सारी सेल्स बना लेगी। अब इसका मैकेनिज्म देखें तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, एक सेल
पे कुछ ग्रोथ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो वो डिवाइड होकर उतनी सेल्स बनाती है। अब स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई स्ट्रेस है या फिर कोई स्टिमुलस आया तो उससे नंबर ऑफ ग्रोथ रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं सेल के ऊपर। ग्रोथ रिसेप्टर ज़्यादा हो गए तो उससे ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा बाइंड करेंगे, और ज़्यादा बाइंड करेंगे तो क्या होगा, माइटोसिस होगी, और माइटोसिस से सेल नंबर बढ़ जाएगा, नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अब हाइपरप्लेजिया के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो दो तरह का हाइपरप्लेजिया हो सकता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। हमने देखा था कि एडेप्टेशंस जो हो रहे थे वो दो तरह से हो रहे थे, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस से। तो जो भी हम 5 तरह के एडेप्टेशन पढ़ेंगे उनमें दो दो कंडीशन पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में एग्जाम्पल दिया है सबसे पहले फीमेल ब्रेस्ट का, तो फीमेल ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। अब यहाँ हम बोलेंगे कि लेकिन हाइपरप्लेजिया में तो नंबर बढ़ रहे थे, साइज सेम रह रहा था, लेकिन ब्रेस्ट तो एक ऑर्गन है ना। यहाँ पर क्या होगा, पहले नंबर बढ़ेंगे सेल के, जो मेमोरी ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो अपने नंबर बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेमोरी ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाएगा। कब कब बढ़ेगा, पॉवर्टी के केसेस में, प्रेगनेंसी के केसेस में और लैक्टेशन के केसेस में। एक चाइल्डहुड से जब पॉवर्टी की एज पाएगी एक फीमेल तो क्या होगा, उसके अंदर हार्मोन्स बढ़ेंगे कुछ, तो उसकी बॉडी में क्या होगा, स्ट्रेस कंडीशन होगी सेल्स के लिए, तो सेल क्या करेंगी, अपना नंबर बढ़ा लेंगी, और जिससे क्या होगा, ऑर्गन का साइज़ बढ़ेगा, तो क्या होगा, फीमेल ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाएगा। प्रेगनेंसी के टाइम पर भी सेम है कि हार्मोन्स चेंज हो रहा है, हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, कुछ कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेस की कंडीशन आ रही है। ऐसे ही लैक्टेशन के केसेस में होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंडोमेट्रियम। अब क्या है, नॉर्मली क्या है कि जब भी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंप्लीट होने पर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर क्या होता है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम झड़ जाती है, तो झड़ने के बाद फिर उसको हर साइकिल में वो रीजनरेट होगी, तभी तो झड़ेगी नेक्स्ट मंथ पे। तो एंडोमेट्रियम सेड ऑफ हो जाती है, फिर उसको रीजनरेट होना होता है। तो जब रीजनरेट होना होगा तो नए सेल्स और चाहिए, तो सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं एंडोमेट्रियम की, तो जिससे क्या होता है, नई लेयर बनती है। अब देखेंगे पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। तो सबसे पहले है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियल से समझ में आ रहा है कि एंडोमेट्रियम की ही बात हो रही है। तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वहाँ पर क्या होता है कि एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर मल्टीपल लाइनिंग बनती जाती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जिससे क्या होता है, एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है। ये है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। फिर नेक्स्ट है स्किन वॉर्ड्स के केसेस में। स्किन वॉर्ड्स किसकी वजह से होते हैं, HPV ह्यूमन पपीलोमा वायरसेस। ये क्या करते हैं, स्किन में एंटर करते हैं। स्किन में एंटर कर रहे हैं मतलब क्या है, अब स्किन को क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस के केस में क्या होगी, जो एपिडर्मिस होगी वो हाइपरप्लेजिया करेगी, तो वॉर्ड्स बन जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का। अब देखेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हमें पता चला कि नंबर बढ़ रहे हैं, सेल डिवाइड कर रही है, तो नंबर तो बढ़ रहे हैं, नंबर के साथ नंबर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेल का नंबर बढ़ रहा है, यानी कि ऑर्गन का साइज़ बढ़ेगा। ऑर्गन का साइज़ कब बढ़ेगा, जब सेल माइटोसिस करेंगी, तो माइटोसिस बढ़ेगी, नंबर बढ़ेंगे और सेल का साइज़ ऑर्गन का साइज़ बढ़ेगा, सेल का साइज़ तो सेम ही रहेगा। तो ये हुई मॉर्फोलॉजी। अब नेक्स्ट अडेप्टेशन है हाइपरट्रॉफी। ट्रॉफी मतलब साइज़ और हाइपर मतलब मोर साइज़, मतलब साइज़ बढ़ रहा है। हाइपरट्रॉफी यहाँ पर साइज़ बढ़ रहा है, तो साइज़ बढ़ेगा लेकिन नंबर सेम रहेगा। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व होंगी, तो लेवाइल में तो
लेवाइल और स्टेबल तो थी, लेकिन यहाँ पर परमानेंट सेल भी इन्वॉल्व होंगी। परमानेंट सेल केवल हाइपरट्रॉफी में इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर सकती, लेकिन इनका साइज बढ़ सकता है। अब यहाँ पर क्या है, एक सेल है, सेल पे स्ट्रेस आया, सेल ने अडॉप्ट किया और हाइपरट्रॉफी हो गई, तो क्या हुआ, सेल का साइज बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर भी न्यूक्लियस एक था, यहाँ पर भी न्यूक्लियस एक ही रहा, मतलब सेल का सिर्फ साइज बढ़ा, बाकी सेम रहा, न्यूक्लियस सेम रहा। तो न्यूक्लियस सेम है तो साइज क्या स्वेल कर गई? नहीं। साइज सेल क्या स्वेल कर गई? नहीं, सेल स्वेल नहीं करती। यहाँ पर साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, जो मायोफिब्रिल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, मतलब जो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम रहते हैं और सेल के नंबर भी सेम रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी सेम रहते हैं, लेकिन साइज बढ़ जाता है। किसकी वजह से? ज़्यादा सेल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की वजह से, या फिर ज़्यादा सेलुलर ऑर्गेनल्स की वजह से। अब परमानेंट सेल में भी होता है हाइपरट्रॉफी। परमानेंट सेल कहाँ प्रेजेंट होती हैं? कार्डियक सेल्स और न्यूरॉन्स, यानी हार्ट और ब्रेन में। अब हम देखेंगे कि जो हाइपरट्रॉफी हो रही थी वो दो तरह से हो रही थी, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी और पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। तो एग्जांपल्स देखेंगे, तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का एग्जांपल है सबसे पहले यूटरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर यूटरस क्या होता है, प्रेगनेंसी से पहले यूटरस का साइज छोटा होता है, फिर उसका साइज बढ़ जाता है। किसकी वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से, हार्मोन्स की वजह से। जैसे ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा था, वैसे ही यूटरस का साइज भी बढ़ता है हार्मोन्स की वजह से। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सेल्स तो नहीं बढ़ रहे, तो फिर ऑर्गन का साइज कैसे बढ़ रहा है? तो यहाँ पर सेल का साइज बढ़ रहा है, मतलब सेल का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, मसल्स, स्मूथ मसल्स ज़्यादा होंगी, तो मसल्स बढ़ेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूटरस का साइज़ बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद है बॉडी बिल्डर्स में मसल्स बल्ज कर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वर्क होता है। तो जब मसल्स ज़्यादा काम कर रही हैं तो उनको क्या ज़रूरत है, अब उनके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस आने की वजह से क्या करती हैं, वो अपना साइज़, स्केलेटल मसल्स अपना साइज़ बढ़ा लेती हैं। उसके बाद है पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल में क्या है, सबसे पहले पैथोलॉजिकल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स में देखने को मिलता है, ये हमने देखा था। अब कार्डियक मसल्स में दो केसेस हो सकते हैं, सिस्टमिक हाइपरटेंशन और आवर्टिक वाल्व डिसीज़। अब आवर्टिक वाल्व डिसीज़ और सिस्टमिक हाइपरटेंशन में क्या होता है, जैसे ये हार्ट है और ये इसके 4 चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल और राइट ऑरिकल, ठीक है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। अब यहाँ से क्या है, ये अओर्टा से ब्लड पंप होके जाता है ऑर्गन तक। तो जो अओर्टा है उसके ये यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अगर लेफ्ट वेंट्रिकल के में क्या हो गया, हाइपरट्रॉफी होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, अओर्टा का जो मतलब जो ये वॉल्व था ये बंद हो गया या फिर रुक गया, तो जिससे क्या होगा कि ब्लड पंप कम हो पा रहा है। तो ब्लड पंप कम हो रहा है तो क्या है, स्ट्रेस की कंडीशन। ऐसे में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल अपनी वॉल को थिक कर लेगा, वॉल थिक होंगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब सिस्टोल होगा तो एक बार में ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा वॉल थिकनिंग की वजह से। तो ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा तो एक बार में ही ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्व क्लोज हो गया था या फिर कवर हो गया था, मतलब वॉल थोड़ा ओपनिंग थी तो उसमें उतना ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा था जब वॉल थिकनिंग थी। तो स्ट्रेस आया तो वॉल की थिकनिंग हुई। तो थिकनिंग किस वजह से हुई कि हाइपरट्रॉफी हो गई, साइज बढ़ा लिया सेल्स ने अपना। दूसरा एग्जाम्पल है स्मूथ मसल का। स्मूथ मसल्स का एग्जाम्पल है, अब स्मूथ मसल्स में हाइपरट्रॉफी होगी, कब होगी, कार्डियक एक्लेसिया के केसेस में। यहाँ पर क्या है, ये स्टमक है और ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है और ये ईसोफेगस है। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, स्फिंक्टर होता है दोनों के बीच में, कार्डियक और ईसोफेगस के बीच में, कार्डियक पार्ट और ईसोफेगस के बीच में। अब ये स्फिंक्टर अगर क्लोज हो गया
तो क्या होगा, फूड अंदर नहीं जा पाएगा स्टमक में, तो क्या होगा कि ये वॉल होती हैं, ये थिक हो जाती हैं। जब वॉल थिक हो जाएंगी तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो क्या होगा, स्फिंक्टर खुल पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं कार्डियक एक्लेसिया। तो यहाँ पर जो थिक वॉल होगी वो किस वजह से होगी, हाइपरट्रॉफी की वजह से, मतलब यहाँ की जो सेल्स होंगी अपना साइज इंक्रीज कर लेंगी। अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल का साइज बढ़ रहा था हाइपरट्रॉफी में। तो अगर सेल का साइज बढ़ेगा तो डायरेक्टली क्या होगा, सेल साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन का साइज भी बढ़ जाएगा। सेल साइज बढ़ने से ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। और सेल साइज क्यों बढ़ेगा, सेल स्वेल तो नहीं कर रही, यहाँ पर क्या हो रहे थे, ऑर्गेनल्स ज़्यादा हो रहे थे, मतलब डीएनए की ऑर्गेनल्स ज़्यादा होंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस ज़्यादा होगी, आरएनए की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। ऑर्गेनल्स तो बढ़ ही रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेल साइज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा, नंबर और साइज दोनों डिक्रीज होंगी। मतलब ये सेल है, स्ट्रेस आया तो ये अडेप्ट करके क्या करेगी, अपना साइज डिक्रीज कर लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल ऑर्गेनल का साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब नंबर कैसे डिक्रीज होगा, कि मान लो 4 सेल थी, अब स्ट्रेस की कंडीशन आई तो 2 रह गई, तो नंबर भी डिक्रीज हो सकता है और साइज भी डिक्रीज हो सकता है। तो डिक्रीज इन नंबर एंड डिक्रीज इन साइज दोनों मिल सकते हैं। और पर सेल पहले भी वायबल थी, बाद में भी वायबल रहेगी। ऐसा नहीं है कि सेल का साइज डिक्रीज हो गया तो सेल डेथ हो गई, नहीं, पहले भी वायबल थी, बाद में भी रहेगी। बस क्या होगा, सेल साइज डिक्रीज होगा जिसकी वजह से ऑर्गेनल्स का साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब हम 2 तरह की एट्रोफी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी और पैथोलॉजिकल। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल के एग्जांपल्स देखते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू विद एज के साथ क्या होता है, लिम्फॉइड टिश्यू का साइज डिक्रीज होता जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ के जो सेल्स होते हैं उनका साइज डिक्रीज होता जाता है या उनका नंबर डिक्रीज होता जाता है। अडल्ट में हमने देखा है थाइमस जो होती है वो अडल्ट में थाइमस का साइज डिक्रीज हो जाता है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का। गुनैट्स, मीनोपॉज के बाद गुनैट्स का साइज डिक्रीज हो जाता है। 45 ईयर्स के बाद फीमेल्स में ओवरीज का साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि क्या है, उसका फंक्शन नहीं है। अब उसका जब फंक्शन नहीं है तो क्या करती है, सेल अपना साइज अडेप्ट कर लेती है, स्ट्रेस कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं और साइज डिक्रीज कर लेती हैं। अब क्या है, जैसे हमने देखा कि नॉर्मल यूट्रस का साइज छोटा था, लेकिन जब प्रेगनेंसी हुई तो साइज बड़ा हो गया, क्योंकि क्या हुआ, तब हॉर्मोन्स जो आ रहे थे, स्ट्रेस की कंडीशन हो रही थी। लेकिन हमने पढ़ा था कि एडेप्टेशन हमेशा रिवर्सिबल होता है। तो जब प्रेगनेंसी के बाद पार्चुरेशन हो गया तो यूट्रस का साइज उतना ही बड़ा थोड़ी रहेगा, एक बार अगर अडेप्ट कर लिया तो जब स्ट्रेस हट गया तो क्या होगा, वो नॉर्मल उसी साइज में आ जाएगा। तो यूट्रस का साइज डिक्रीज हो जाता है पार्चुरेशन के बाद। और यूट्रस का साइज किस वजह से बढ़ रहा था, हाइपरट्रॉफी, मतलब साइज बढ़ रहा था सेल का, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, सेल साइज कम हो जाएगा यूट्रस की सेल्स का। ये एक डायग्राम दिया है रॉबिन्स में, इसमें दिखाया गया है कि नॉर्मली जो यूट्रस था उसका साइज ये था, लेकिन जब प्रेगनेंसी हुई तो उसका साइज इतना बड़ा हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का। अब सेल्स में क्या हुआ, देखो नॉर्मली इसमें कहाँ है, सेल्स बहुत कम दिखाई दे रही है ना, तो सेल्स हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा था, साइज बढ़ रहा था। तो यहाँ पर सेल्स का साइज कितने कम न्यूक्लियस हैं, तो यहाँ पर क्या है, सेल साइज कम था, फिर क्या हुआ, सेल का साइज बढ़ गया सी वाले में। बी वाले डायग्राम में बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो ये क्या है, नॉर्मल यूट्रस का अपीयरेंस है। और फिर सी वाले डायग्राम में ग्रेविड यूट्रस है, मतलब प्रेग्नेंट फीमेल का, इसमें कितने स्कैटर्ड न्यूक्लियस हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल एट्रोफी।
पैथोलॉजिकल एट्रोफी में क्या है, इसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्टारवेशन एट्रोफी, या फिर हम बोले इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की वजह से जो हो रही है एट्रोफी, मतलब क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मतलब प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, या फिर ऐसी कोई डिसीज़ हो रही है कि खाना खा नहीं पा रहे, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गन का साइज डिक्रीज़ हो जाएगा। और ये ऐसा कब होगा, सीवियर इल, बहुत ज़्यादा बीमार हैं तब, कैचेक्सिया के केसेस में और कैंसर के केसेस में। कैचेक्सिया यानी कि मसल वॉस्टिंग, और जिनको क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो जाती है उनमें भी हम एचेक्सिया देख सकते हैं। फिर है इस्चेमिक एट्रोफी। इस्चेमिक एट्रोफी मतलब इस्चीमिया की वजह से हो रही है एट्रोफी। अब इस्चीमिया कब होगा, जब ब्लड सप्लाई कम हो रही है। तो ऐसा कब होगा, जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। यहाँ पर क्या है कि रीनल आर्टरी है वो, उसमें स्टेनोसिस हो गई, यानी कि क्या है, कहीं पर क्लॉटिंग हो गई या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई। तो अगर ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, साइज भी डिक्रीज हो जाएगा। फिर है न्यूरोपैथिक एट्रोफी या फिर डिनर्वेशन एट्रोफी। ये पोलियो के केसेस में देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, न्यूरोपैथिक यानी कि नर्व से रिलेटेड है, नर्व डैमेज हो रही हैं, तो नर्व डैमेज हो जाएंगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, मसल्स एट्रोफाइड हो जाएंगी, मसल्स का साइज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नर्व सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फिर उसके बाद है डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी मतलब कोई पार्ट यूज़ न करने की वजह से उसमें एट्रोफी हो गई। जैसे फ्रैक्चर हुआ हमारा फोर आर्म का, समझ लो एक फोर आर्म में फ्रैक्चर हो गया, मतलब ह्यूमरस में फ्रैक्चर हो गया, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लास्टर लगा लेंगे। लेकिन जब कुछ टाइम बाद कास्टिंग करा ली तो कास्टिंग के कारण क्या होगा, वहाँ की जो मसल्स हैं वो यूज़ नहीं होंगी। फिर कुछ टाइम तक हमने कास्टिंग कराई, फिर जब फ्रैक्चर जुड़ गया तो हमने कास्टिंग वो प्लास्टर हटवा दिया, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वो वाली आर्म थिन होगी दूसरी आर्म से। तो ये है डिसयूज एट्रोफी। नेक्स्ट है एंडोक्राइन एट्रोफी। एंडोक्राइन एट्रोफी में क्या हुआ, एंडोक्राइन का फंक्शन रुक गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हाइपोपिट्यूटरिज्म है, तो हमें पता है कि पिट्यूटरी है वो 3 ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही है, थायराइड, एड्रिनल और गोनैड्स। तो जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है वो 3 ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही है। तो अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म हो गया तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो उससे हार्मोन्स निकल रहे हैं, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, या फिर एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन है, या फिर गोनैड्स को स्टिमुलेट करने वाले जो हार्मोन्स हैं, वो क्या होंगे, कम कम निकलेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनका भी साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, एंडोक्राइन एट्रोफी। नेक्स्ट है प्रेशर एट्रोफी। ये मिलती है हमें मेनिंजियोमा के केसेस में। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे एन्यूरिज्म हो जाता है, कोई मसल्स दब गई प्रेशर की वजह से। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जैसे मेनिंजियो के केसेस में क्या होता है कि इतना प्रेशर लगता है बोन के अगेंस्ट कि बोन थिन हो जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो थिनिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, प्रेशर की वजह से। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है, कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है और प्रोटीन डिग्रेडेशन बढ़ जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस कम क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिक सिग्नल्स नहीं मिलते, मतलब जो ग्रोथ रिसेप्टर से जो सिग्नल मिल रहे थे, अब क्या हो रहा है कि सेल का जो फंक्शन ही नहीं हो रहा, सेल का फंक्शन ही रुक गया कुछ केसेस में। तो वहाँ पर क्या होगा कि ग्रोथ रिसेप्टर से जो सिग्नल मिल रहा था वो कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, सिंथेसिस कम हो गई। प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी तो क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटाप्लेजिया। हमें पता है कि
रिवर्सिबल इंजरी तक जो भी चेंजेस होंगे वो सारे रिवर्सिबल होंगे जब तक हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं पहुंच जाते, मतलब जब तक हम इरिवर्सिबल इंजरी के केस में नहीं पहुंचते। तो मेटाप्लेसिया भी क्या है, रिवर्सिबल है। एक टाइप ऑफ सेल से दूसरे टाइप में पहुंचते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एक मैच्योर सेल है वो दूसरी मैच्योर सेल के फॉर्म में रिप्लेस हो जाती है। यहाँ पर क्या है, रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। एक डिफरेंशिएटेड सेल दूसरे डिफरेंशिएटेड सेल में रिप्लेस हो रही है, ठीक है। अब क्या है, जैसे स्क्वेमस सेल थी, स्ट्रेस मिला, अडप्ट की, कॉलमनार बन गई। और कॉलमनार सेल थी, इसको स्ट्रेस मिला, एडप्ट किया, स्क्वेमस बन गई। कॉलमनार सेल थी, उसको स्ट्रेस मिला, एडप्ट किया, स्क्वेमस बन गई। तो अब क्या है, स्क्वेमस से कॉलमनार बनी, कॉलमनार से स्क्वेमस बनी, लेकिन नाम कैसे देंगे, कॉलमनार मेटाप्लेसिया और स्क्वेमस मेटाप्लेसिया कंफ्यूज आएंगे। कैसा पता चलेगा कि स्क्वेमस से कॉलमनार बन रही है तब कॉलमनार होगी या कॉलमनार से स्क्वेमस। तो जिस फॉर्म में जा रही है फाइनली जो बन रही है वही नाम होता है। तो स्क्वेमस से कॉलमनार बन रही है तो कॉलमनार मेटाप्लेसिया, और कॉलमनार से स्क्वेमस बन रही है तो स्क्वेमस मेटाप्लेसिया। तो इसका फाइनली जो बन रही है वही उसका नाम है। तो इससे याद कर सकते हैं, फाइनली कॉलमनार बन रही है तो कॉलमनार मेटाप्लेसिया, फाइनली स्क्वेमस बन रही है तो स्क्वेमस मेटाप्लेसिया। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, रीप्रोग्रामिंग होती है स्टेम सेल्स की। मतलब क्या है, यहाँ पर जो स्टेम सेल्स होती हैं जो बनाती हैं, उन्होंने बनाया, कॉलमनार सेल्स बनाई, फिर क्या हुआ, अगर कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन आई तो ये सेल्स रिप्लेस होकर क्या बना लेती हैं, स्क्वेमस सेल बना लेती हैं। मतलब जो कॉलमनार सेल थी वो चेंज नहीं हुई स्क्वेमस में, जो कॉलमनार वहाँ पर थी या जो बन रही हैं आगे वो तो अभी भी रहेंगी, लेकिन जो जब स्ट्रेस आता है तो वो रिप्लेस कर देता है उनको। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे मेटाप्लेसिया के। तो सबसे पहले है स्क्वेमस। दो तरह के मेटाप्लेसिया हमने देखे, कॉलमनार मेटाप्लेसिया और स्क्वेमस मेटाप्लेसिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वेमस मेटाप्लेसिया। तो लंग्स में देखने को मिलता है, ब्रोंकस में। यहाँ पर क्या होता है, जो स्मोकर्स होते हैं, हैबिचुअल स्मोकर्स, उनमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल है हमारे लंग्स हैं, ये है ट्रैकिया, ये ब्रोंकस, ब्रोंकाई, मतलब ये हमारे ब्रोंका है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉलमनार सेल्स की लाइनिंग होती है। तो जब एयर आती है, नॉर्मल एयर, तो यहाँ पर कॉलमनार सेल्स की, लेकिन हैबिचुअल स्मोकर्स में क्या होता है कि एयर के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्मोक आता है अंदर। मतलब वो तो सिगरेट स्मोकर्स हैं तो उनके अंदर जो एयर जा रही है वो तो स्मोक जा रहा है क्योंकि वो सिगरेट पी रहे हैं, हैबिचुअल हैं। तो उनके केसेस में क्या होता है, जो कॉलमनार एपिथेलियम होती है वो स्ट्रेस की वजह से अपने आप को कॉलमनार से स्क्वेमस में चेंज कर लेती है। तो कॉलमनार से स्क्वेमस में गया, यानी कि फाइनली क्या बना, स्क्वेमस, यानी कि स्क्वेमस मेटाप्लेसिया। फिर दूसरा एग्जाम्पल है यूट्राइन एंडोसर्विक्स। यूट्राइन एंडोसर्विक्स, एंडोसर्विक्स क्या है, हमने तो एक ही सर्विक्स पढ़ी थी ऐसा आप लोग सोचेंगे। तो मैं एक डायग्राम बना के बताती हूँ अभी। तो ये एक डायग्राम बनाया मैंने, ये हमारा यूट्रस है और ये जो ट्यूब है ये सर्विक्स है, और ये वाला पार्ट विजाइना है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर क्या होता है कि जो यूट्रस में जो लाइनिंग होती है सेल्स की वो होती है स्क्वेमस सेल्स की, और जो वेजाइना में होती है वो कॉलमनार सेल्स की होती है। एक मिनट, हाँ। तो जैसे अब क्या है, आधी सर्विक्स है, ये हमारी सर्विक्स है, यहाँ पर क्या है, स्क्वेमस की लाइनिंग है यूट्रस में, और वेजाइना में कॉलमनार की है। तो क्या होता है कि जो सर्विक्स है उसमें जो ऊपर वाली सर्विक्स है जिसको हम अंदर की तरफ है तो उसको हम एंडो सर्विक्स बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ है उसे एक्टो बोल देते हैं। तो जो अंदर की तरफ है वो
वो क्या करती है, यूट्रस के प्रोलैप्स होने की वजह से स्ट्रेस आता है सर्विक्स पे, तो वो क्या करती है, यूट्रस की जो सेल लाइनिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेती है खुद को। तो क्या है, हमने देखा था कि यूट्रस में क्या कौन सी थी, स्क्वेमस सेल थी, तो एंडो सर्विक्स में क्या हो जाती है, स्क्वेमस सेल बन जाती हैं कोलमनार की जगह। तो ये क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया का। लेकिन एक्टो सर्विक्स में क्या है, नीचे की तरफ वेजाइना है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो एक्टो सर्विक्स है वो अपने आप को वेजाइना के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेती है। तो वहाँ पर क्या है, जो कॉलमनार सेल है वो जो सेल्स हैं स्क्वेमस सेल वो कॉलमनार में चेंज कर लेती हैं अपने आप को, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कॉलमनार मेटाप्लेजिया। थर्ड एग्जाम्पल है गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोन बनती है, मतलब कैल्कुलाई का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल्स होती हैं गॉल ब्लैडर की कॉलमनार सेल्स वो अपने आप को स्क्वेमस सेल्स में चेंज कर लेती हैं। तो ये होगा स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। और लास्ट एग्जाम्पल है प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन प्रोस्टेटाइटिस हो गई, मतलब इन्फ्लेमेशन यानी कि स्ट्रेस कंडीशन। तो स्ट्रेस कंडीशन में क्या हुआ, जो कॉलमनार सेल्स ने उन्हें अपने आप को स्क्वेमस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अडॉप्ट कर दिया, तो क्या हो गया, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। अब नेक्स्ट है कॉलमनार मेटाप्लेजिया। तो हमने पढ़ा था एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स मैंने बताया था। तो जो नीचे क्या है, वेजाइना के थ्रू क्या हुआ, एचपीवी वायरस एंटर किया, तो एचपीवी वायरस की वजह से कहीं से भी एंटर किया, एचपीवी वायरस की वजह से जो बाहर वाली सर्विक्स है उसकी जो सेल्स हैं कॉलमनार सेल्स में चेंज हो जाती हैं, मतलब स्क्वेमस सेल्स थी तो वो कॉलमनार सेल्स में चेंज हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कॉलमनार मेटाप्लेजिया। फिर दूसरा एग्जांपल है लोअर ईसोफेगस में, मतलब जीईआरडी में क्या होता है, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में, कि जैसे ये नॉर्मल स्टमक है, जैसे ये नॉर्मल स्टमक है, तो यहाँ पर स्टमक में क्या होता है, एसिड बनता है, ये हमें पता है। स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो कॉलमनार होती है, लेकिन जो ईसोफेगस की लाइनिंग होती है वो स्क्वेमस होती है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो एसिड है वो स्टमक में रहता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ईसोफेगस बनता है, यानी कि जीईआरडी के केस में, गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लक्स डिसीजेस के केस में क्या होता है कि एसिड का रिफ्लक्स होने लगता है ईसोफेगस में, एसिड ईसोफेगस में जाने लगता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो स्क्वेमस सेल्स थी, जो स्क्वेमस सेल्स थी ईसोफेगस की, लोअर ईसोफेगस की, वो अपने आप को चेंज कर लेती है, किसके अकॉर्डिंग, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स से बचने के लिए जो स्टमक की सेल्स हैं कॉलमनार उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती हैं, यानी कि क्या हुआ, स्क्वेमस से कॉलमनार में चेंज हो गई एसिड रिफ्लेक्स की वजह से, ये कॉलमनार बन गई। ये इसको जूम करके दिखाया है, ये इस पार्ट को, ये इस पार्ट को जूम करके दिखाया है, तो कॉलमनार में बन गई, इसको बोलते हैं बैरेट्स ईसोफेगस। तो ये इसमें ये क्या हुआ, कॉलमनार मेटाप्लेजिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे लास्ट डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया में क्या होता है, डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, जो सेल का डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर ना सेल साइज चेंज हो रहा है ना नंबर, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेल का डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हो रहा, डिसऑर्डर्ड हो रहा है, डिसऑर्डर्ड हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, साइटोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज होती हैं, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है उनका, बेसल पोलैरिटी लॉस हो जाती है। बेसल पोलैरिटी क्या होती है, जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें क्या है, न्यूक्लियस बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ये नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो जो न्यूक्लियस है वो क्या किसके टूवर्ड्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स। लेकिन क्या होता है, डिस्प्लेसिया के केसेस में क्या होता है, न्यूक्लियस स्कैटर्ड हो जाता है ऊपर नीचे अलग अलग डायरेक्शंस में। उसके बाद है प्लूरोमॉर्फिज्म, प्लूरोमॉर्फिज्म मिलता है यहाँ पर, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो चेंज हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम देखें तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो 1:3, 1:4 के अकॉर्डिंग होता है, मतलब छोटा सा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा। लेकिन डिस्प्लेजिया के केस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म
के मतलब जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के जैसे बड़ा होता जाता है, तो 1:1 ऐसा कुछ हो जाता है। न्यूक्लियर क्रोमेटिज्म हो जाता है, मतलब क्या है, यहाँ पर क्रोमेटिन का अमाउंट बढ़ जाता है, मतलब सेल डार्क देखने लगती है और माइटोसिस हो जाती है। और अगर कंटिन्यूस रहे डिस्प्लेजिया तो क्या होगा, तो कार्सिनोमा इन सिटू हो जाएगा, मतलब क्या है, धीरे धीरे कैंसर में चेंज होने लगेगी वो। अब हम डायग्राम से समझेंगे दो, एक एट्रोफी और मेटाप्लेजिया। तो सबसे पहले एट्रोफी देखते हैं। तो ये डायग्राम है ब्रेन का, ये पहले नॉर्मल ब्रेन है और ये आफ्टर ट्रॉपी है। नॉर्मल यंग ब्रेन मतलब एडल्ट जो होते हैं उनका ब्रेन है, और ये ओल्ड एज वालों का। तो एज के साथ क्या होता है, ब्रेन का साइज भी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्या है देखेंगे तो गहराई और सल्काई बहुत कम, मतलब बहुत डीप नहीं है, सल्काएं हैं जो सल्कस और गहराई बहुत ही छोटे छोटे एरिया में ऐसे, और इसमें क्या है, इसमें देखेंगे बहुत ही डीप है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एट्रोफी का। यहाँ ये किसकी वजह से होता है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से। ब्लड सप्लाई कम होगी तो ब्रेन को न्यूट्रिशन कम मिलेगा, जिसकी वजह से गहराई नैरो हो जाएंगी और सल्काई वाइड हो जाएंगी। तो हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब हम नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे, ये है मेटाप्लेजिया का। तो देख रहे हैं हम, ये नॉर्मल कॉलमनार सेल थी, वो स्क्वेमस में चेंज हो गई, ठीक है, स्क्वेमस में चेंज हो गई, रिप्लेस हो गई। यहाँ पर देखेंगे ये नॉर्मल कॉलमनार सेल्स थी, वो स्क्वेमस में बदल गई। किसकी वजह से, किसी भी वजह से, जैसे ये ब्रोंकस का दिखाया है तो स्मोकिंग की वजह से, मतलब स्ट्रेस कंडीशन में ऐसा होता है। तो अडेप्टेशंस हो गए हमारे सारे, पांचों टाइप के अडेप्टेशन हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंजरी पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ do like, comment and share, and also subscribe to my YouTube channel. Thank you.